हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट इनकम टैक्स। एंड दैट इज व्हाट इनकम टैक्स। अपनी रेगुलर लाइफ में आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, लोगों को डिस्कस करते हुए, ठीक है, सलाह मशवरा करते हुए, न्यूज में सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में सुना होगा। तो इनकम टैक्स बेसिकली है क्या, इसकी चार्जेबिलिटी क्या है, इसके लिए क्या क्या सेक्शंस हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, वो तमाम चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमने नॉर्मली क्या सुना इनकम टैक्स के बारे में? भाई इनकम टैक्स पे किया गया, इनकम टैक्स की ड्यू डेट आ गई, किसी ने इनकम टैक्स पे नहीं करा उसको पेनल्टी देनी पड़ी, इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ी। ये तमाम चीजें हम अपनी डेली लाइफ में डेफिनेटली सुनते ही सुनते हैं। ठीक, पापा की इनकम है, इनकम टैक्स बचाने के लिए वो कुछ पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, उस एक ड्यू डेट पर इनकम टैक्स को पे किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो हम रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं, वो सभी डील करती हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड दैट इज व्हाट इनकम टैक्स। ठीक है, सरकार द्वारा बनाए गए वो सारे कानून वो क्या हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी की इनकम पर टैक्स लगाते हैं, किस तरह से इनकम को क्लासिफाई करा जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट में कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और डेफिनेटली आज की एक रेगुलर लाइफ में अगर हम देखें, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उसको इनकम टैक्स की नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए। इसके अलावा भी हालांकि बहुत सारे टैक्स हैं, पर हाँ, जो सबसे पहले एक तरह से कोई सलाह लेता है दूसरे की हेल्प लेता है, तो डेफिनेटली वो इनकम टैक्स से रिलेटेड ही होती है। क्लियर? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह जानना है कि आखिरकार इनकम टैक्स होता क्या है। देखिए, शुरू करेंगे हम किस वर्ड से? टैक्स। और टैक्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के लॉज हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी कोई भी पर्टिकुलर इनकम जनरेट करते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस पर टैक्स पे करना होता है। मैं अभी इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ टैक्स वर्ड की बात कर रहा हूं। सो टैक्स इज व्हाट? अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, अंडर अ प्रिस्क्राइब लॉ, अंडर अ प्रिस्क्राइब लॉ, ठीक है, तो उसे हम टैक्स का नाम देते हैं। अब ये टैक्स आगे चलकर क्लासिफाई करा जाता है दो पार्ट्स में, ठीक है, ये टैक्स जो है हम उसे आगे चलकर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डेफिनेटली अपनी इनिशियल क्लासेस में, इनिशियल स्टेजेस में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? डायरेक्ट टैक्स की। आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स टैक्स पेड बाय दोज ऑन विच इट इज इम्पोज्ड, ऑन विच इट इज इम्पोज्ड। टैक्स उसने पे करा जिस पर लगाया गया था, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्टली पे करा जिस पर वो इंपोज हुआ था। और इनडायरेक्ट टैक्स जो नॉर्मली शॉपकीपर हमारे साथ करते हैं, ठीक है, टैक्स गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लिवाइड करा है, लेकिन वो हम हमारे बिल में जोड़ देते हैं और हम उनको पे करते हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स लिवाइड ऑन अ पर्सन, बट पार्टली और होली पेड बाय अदर। नॉर्मली होली होता है भाई, सीधी सी बात है, पूरी तरीके से ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, पेड बाय अदर। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इन दोनों में, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस की निकल के आती है कि जो बर्डन है टैक्स का, बर्डन ऑफ टैक्स नॉट ट्रांसफरेबल। जो एक तरह से बर्डन है भाई, जिसके ऊपर इंपोज करा है, मेरी इनकम है, मेरा टैक्स है, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बात क्या निकल के आती है? मैं ही पे करूंगा। मैं आपसे बोलूं कि आप पे कर दोगे क्या? नहीं, आप मानोगे सर आपका टैक्स है, आप पे करिए, हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना इसके लिए। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, तो इसमें जो बर्डन होता है डेफिनेटली वो ट्रांसफरेबल होता है, बर्डन ट्रांसफर हो जाता है। भाई गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो लिवाइड करा, फॉर एग्जांपल जीएसटी की अगर मैं बात करूं, जीएसटी लिवाइड किया गया रेस्टोरेंट वाले के ऊपर, शॉपकीपर के ऊपर, लेकिन उसने आपके बिल में ऐड करके आपकी जेब से निकलवा लिया, तो ऑब्वियसली जो बर्डन है वो एक तरह से जो एक्चुअल कस्टमर है उसके ऊपर ट्रांसफर किया गया। ओके, सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है
वो एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की तो जीएसटी, ये भी हम आने वाली कुछ क्लासेस में शुरू करने वाले हैं, इसको लेकर कंप्यूटेशन, इनके लॉज वगैरह, ये भी हम कुछ क्लासेस बाद शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसकी इनकम टैक्स की, जो हमारा सब्जेक्ट का दायरा है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। भाई जिसकी इनकम है उसके ऊपर लिवाइड होगा, उसको पे करना पड़ेगा। ओके, सो ये तो हमने अभी सिर्फ एक क्लासिफिकेशन की बात करी कि किस तरह से जो इनकम टैक्स है वो किस कैटेगरी में लाई करता है। अब सवाल ये उठता है कि जो इनकम टैक्स है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो लॉज हैं, जो सारे के सारे नियम हैं, उसकी कहानी क्या है। ठीक है भाई, जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम 9 लाख रुपए, मैंने ज्यूम कर लिया, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम 9 लाख रुपए है, उस पर कितना टैक्स लगेगा, वो अपने टैक्स को अगर सेव करना चाहे, थोड़ा बचाना चाहे, तो किस तरह से बचाएगा, वो 9 लाख रुपए किस प्रकार कैलकुलेट होकर हमारे सामने आए, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, सारे के सारे प्रोविजन हैं, उसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है इनकम टैक्स लॉस। क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स लॉस। सो व्हाट इज इनकम टैक्स, इसके सारे लॉस क्या हैं, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं व्हाट इज इनकम टैक्स इज, सो इनकम टैक्स इज कंबाइंड स्टडी, इनकम टैक्स इज कंबाइंड स्टडी ऑफ, एक इनकम है, उसको इनकम को फाइंड करना है और उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है। जिस तरीके से बोल दिया गया उतना आसान नहीं है भाई। इनकम टैक्स का मतलब क्या, कि इनकम पर लगाया गया टैक्स। ठीक है, जो इंडिविजुअल इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान है, नहीं। इसके लिए बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, बहुत सारे जो लॉज हैं, उनको फॉलो अप करना पड़ता है। वो लॉज क्या है, सो इनकम टैक्स इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ, सबसे पहले पॉइंट ए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे इनकम टैक्स का जो प्रोविजंस है, जो लॉज हैं, किस इनकम को किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, उसके लिए टैक्सेबिलिटी के क्या क्या प्रोविजन होंगे। ऑब्वियसली हम जानते हैं भाई, कोई भी नियम अगर बनता है तो हमारे संसद में उसको पास किया जाता है, तब जाके वो कानून बनता है, एक्ट बनता है। तो ऐसे ही इनकम से रिलेटेड जो हमारा एक्ट है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, वो कब बना, 1961 में। 1961 में। सर ये तो बहुत पुराना है, तब से पुराना कानून चलता आ रहा है, बहुत टाइम हो गया, 50 साल से, 65-55 साल से भी ऊपर हो गया, नया नहीं आया क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नया आएगा, ओब्वियसली आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि जो 1961 में लॉ में लिखा हुआ था वही फॉलो हो रहा है, नहीं। अमेंडमेंट होती रहती है, उसमें चेंजेस जो हैं उनके प्रोविजंस में अप टू डेट आते रहते हैं, दैट इज व्हाट अमेंडमेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आपका, सिर्फ खाली इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ही ध्यान नहीं रखा जाता, इनकम टैक्स रूल जो 1962 में आया। व्हाट इज इनकम टैक्स रूल, बेसिकली अथॉरिटी। क्या अथॉरिटी, जब भी कोई भी एक्ट बनता है तो एक्ट जो है पावर देता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलर सेक्शन को, सरकार की किसी ब्रांच को, या सरकार को भी, कोई भी जो उस लॉ में अपने अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की पॉलिसीज के हिसाब से उसमें रूल्स ला सकते हैं नए, उसमें चेंजेस ला सकते हैं नए। तो ऑब्वियसली जो इनकम टैक्स रूल 1961 है वो अथॉरिटी को लेकर है। ठीक है, कि भाई जो टैक्स से रिलेटेड नियम है उसमें अगर चेंज लाना हो, पॉलिसी चेंज करनी हो, उसको अपग्रेड करना हो, तो वो अथॉरिटी किसके पास रहेगी, वो चेंजेस कौन कौन ला सकते हैं, तो वो अथॉरिटी इनकम टैक्स रूल में दी गई है। मैं आपको बता दूं ये अथॉरिटी किसके पास है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को, पॉलिसीज को देखता है। क्लियर। तो दो चीजें जो इनकम टैक्स के लिए हम पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962। ठीक है, 61 एंड 62। और जो अथॉरिटी है, जैसे मैंने बोला रूल में, वो CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के पास है। इसके अलावा दोस्तों एनुअल फाइनेंस एक्ट, एक तरह से जो हर साल बजट पेश होता है हमारा, ठीक है, ये उसी का हिस्सा होता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट, भाई जैसे आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि हमने इतनी इनकम फ्री कर दी है, इतनी सेविंग करने पर आपका टैक्स माफ हो जाएगा। हर साल जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं वो चेंज होते हैं। मैंने भी बोला ना आपको कि इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में लिखा बना था वही सारा का सारा फॉलो नहीं हो रहा, उसमें अमेंडमेंट आती रहती है। तो वो अमेंडमेंट जैसे बजट में होती है, हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्या कहा जाता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट,
जो नॉर्मली ऑब्वियसली आपका बजट में होता है, और उसके अंदर सारे नियम, भाई इतनी इनकम माफ हो गई, ये नया नियम आएगा, इस पर टैक्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, वो चीजें सारी की सारी इसके अंदर होती हैं, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलर्स इश्यूड बाय सीबीडीटी, अगेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। सर्कुलर इश्यूड बाय सीबीडीटी, सर ये क्या है? देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जो अथॉरिटी है रूल्स बनाने की वो सीबीडीटी के पास है, मतलब जो उनको इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग मिली है। तो इन बिटवीन भाई देखो, जो बजट है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट, वो आपका फरवरी मार्च में आ जाता है, 1 अप्रैल से लागू हो जाता है, और उसके बाद उसके सारे प्रोविजन 31 मार्च अगले साल तक चलते हैं। उससे अगले साल के लिए फिर नया बजट आता है, ये कहानी चलती रहती है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। अब क्योंकि जो बजट है ऑब्वियसली वो लागू हो जाता है 1 अप्रैल से, ठीक है, जो नियम नए कानून में, नए फाइनेंस एक्ट में आते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी कोई एक्ट पास होता है, कभी कोई बजट पास होता है, संसद में उसके ऊपर काफी बहस करी जाती है, अपना पक्ष विपक्ष जो है अपने बातें रखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इशू पर, भाई जो एक तरह से फाइनेंस बिल है, जो बजट पेश होता है उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए कुछ तथ्यों पर, कुछ पॉइंट्स पर जो एग्री है सारी की सारी पार्टी, वो नहीं होती, ठीक है भाई, नहीं, वो कहते हैं कि ये पॉइंट गलत है, आपको उसमें चेंज लाना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब एक पॉइंट की वजह से तो पूरा का पूरा बजट नहीं रुक सकता ना, ठीक है, बाकी चीजें तो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कुछ पॉइंट्स को चेंज करना है, ओके ठीक है, हम उनको रोक देते हैं, क्लियर। तो भाई फरवरी मार्च में जब बजट पर बहस हुई तो बजट पास हो गया, लेकिन उन 2-3 पॉइंट्स को अभी साइड में रखा गया कि इनके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श किया जाएगा। अब मान लीजिए, अब सीधी सी बात है, मार्च में का सिलसिला है, 1 अप्रैल आ गया, लेकिन उन पॉइंट्स पर अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई। मई आ गया, जून आ गया, 2-3 महीने के बाद उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद मान लीजिए अब तय हो गया कि भाई हाँ, इस पॉइंट को हम चेंज करेंगे, इस इनकम पर टैक्स लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, वो उन्हें सलाह मशवरा करके तय कर लिया है, ठीक है। अब साल के बीच में दोबारा से तो संसद की कार्यवाही, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर आएंगे, पूरा बजट पढ़ेंगे, वो तो नहीं होगा ना, नहीं। उस पॉइंट को ऑब्वियसली कौन, जिसके पास अथॉरिटी है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, वो न्यूज़पेपर के जरिए, जर्नल के जरिए, टीवी एडवर्टीजमेंट के जरिए, ठीक है, अपना सर्कुलर संदेशा पहुंचा देंगे कि भाई ये नियम रह गया था, इसमें चेंज आया है, ऑब्वियसली आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी। ऐसे ही इसी तरह भाई जैसे आपको आप पूछेगा पेरेंट्स से, जो सैलरीड लोग होते हैं उन्हें 31 जुलाई तक, डेट आगे पीछे होती रहती है वैसे, 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स जमा कराना होता है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट डेट बढ़ा देती है, भाई उसको बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया, 5 अगस्त कर दिया, 15 अगस्त कर दिया, 31 अगस्त कर दिया, ठीक है। तो वो जानकारी कौन देता है? सीबीडीटी, अपने सर्कुलर्स इशू करके, नेट के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए। तो ये सब चीजें क्या हैं आपकी? सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजंस, ओके। सो व्हाट इज जुडिशियल डिसीजन इज, माय फ्रेंड्स? भाई कई बारी जो प्रावधान, जो नियम इनकम टैक्स एक्ट में लागू हुए हैं, जो बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनमें कुछ तोड़ मरोड़ करके किसी ने मैनिपुलेशन करके या कुछ लूप होल्स का फायदा उठाकर अपनी इनकम को टैक्स से बचा लिया, अपनी इनकम को टैक्स से बचा लिया कि भाई इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सरकार का कहना है, बोर्ड का कहना है कि नहीं, इट इज टैक्सेबल, ठीक है। तो वो अपना मत पेश करते हैं, दूसरे वाले व्यक्ति, कि नहीं, इस पे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये लिखा हुआ है। गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपने इसमें मैनिपुलेशन करी है। तो कहने का मतलब दोनों पार्टी अभी एग्री नहीं हो रही है, तो उसका फिर केस में, उसका केस चलता है कोर्ट में। अब कोर्ट का डिसीजन आने में टाइम लग जाता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जब डिसीजन आता है, जब भी कोई डिसीजन आएगा, तो वो एक लॉ बन जाता है, वो नियम बन जाता है कि भाई आगे से अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो उस पर ये वाली चीज अप्लाई हो जाएगी, जो इस क्या कहते हैं, केस का डिसीजन था, जो इस हेयरिंग का फाइनल डिसीजन था। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? जुडिशियल डिसीजंस। इनकम टैक्स कैलकुलेट करते टाइम उन पर्टिकुलर प्रोविजंस पर जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आगे के लिए उनको फॉलो करा जाएगा। क्लियर? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स दोस्तों इनकम टैक्स को बनाते हैं मिलकर। जो नियम है, जो रूल्स हैं, वो तमाम चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या, जो हमारा एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा इनकम टैक्स रूल अथॉरिटी, ठीक है, जो इंप्लीमेंट करेंगे, जो पॉलिसीज बनाएंगे, किसके पास है? सीबीडीटी के पास, ठीक है। और जैसा मैंने बोला 1961 में जो कुछ लिखा गया
वो नहीं रहता, जो मतलब एग्जैक्टली उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपग्रेड उसको करना पड़ता है। वो अपग्रेडेशन कैसे होती है? एनुअल फाइनेंस एक्ट, बजट आता है हर साल, उसमें भी होती है। सीबीडीटी अपने आप भी करता है। कोई जानकारी, कोई पॉलिसी चेंज करनी है, सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी, उन्हें फॉलो करा जाता है। और साथ ही अगर कुछ केसेस चल रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर और उनका फाइनल रिजल्ट आता है, तो दीज जुडिशियल डिसीजंस आर आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट इनकम एंड फर्दर इनकम टैक्स। क्लियर दोस्तों? तो ये है आपका एक तरह से ब्यौरा कि इनकम टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, किन किन प्रोविजंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये 5 चीजें हम यहां पे देख रहे हैं। क्लियर दोस्तों? दैट इज व्हाट इनकम टैक्स वर्क्स। ठीक है, इनकम टैक्स का काम क्या है। अब आगे अगली हेडिंग पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने है कि भाई इनकम टैक्स देगा कौन। ठीक है, इनकम टैक्स देगा कौन? सर आप दोगे, सर हमारे पेरेंट्स देते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो इनकम टैक्स देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली इन सब की कैटेगरी क्या है, इनको किस तरीके से डिफाइन करा गया है, किस तरह से सेक्शन बनाए गए हैं इनकम टैक्स के लिए, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रही है हमारे सामने वो ये है कि एवरी पर्सन is liable to pay tax whose total income exceed the maximum limit of नॉन टैक्सेबल इनकम। और इसे क्या कहा जाता है? स्लैब। इसे क्या कहा जाता है? स्लैब। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स हुज टोटल इनकम। टोटल इनकम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। टोटल इनकम का मतलब वेरी सिंपल, कहां कहां से उसने पैसा कमाया, किस किस तरीके से कमाया, अपने बिजनेस से कमाया, ठीक है, अपने जॉब करता था उससे कमाया, उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी वो बेचती उससे कमाया। तो बहुत सारी वैरायटीज हैं जिससे हम इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। सबको जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? इनकम, टोटल इनकम बन जाएगा। ठीक है, अगर टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम लिमिट और ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम, जिसे स्लैब रेट कहा जाता है, भाई इतने इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज्यादा 5%, उससे ज्यादा 20%, जो अलग अलग स्लैब रेट्स होते हैं, आपने इसके बारे में भी जानकारी ली होगी कहीं ना कहीं। अगर नहीं तो ये टॉपिक भी, टोटल इनकम और टैक्स कैसे लगता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं बेसिक्स के बाद। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे मेन वर्ड इस डेफिनेशन में, इस सेंटेंस में जो सबसे मेन वर्ड है हमारे सामने, वो कौन सा है? और वो है पर्सन। सर क्या बात कर रहे हो? पर्सन, इंसान, सीधी सी बात है, दैट्स इट, खत्म। इसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या बात है? बहुत जरूरी है दोस्तों। पर्सन की जो एक डेफिनेशन है, जो इसकी डेफिनेशन दी गई है हमारे लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में, ठीक है, वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर तमाम चीजों को कवर करा गया है। तो वो कौन कौन है, पर्सन कौन होते हैं? अगर हम बात करें भाई, अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन इंक्लूड्स कौन कौन पर्सन के अंदर आएगा? सबसे पहला पॉइंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, मैं, आप, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, दीज आर इंडिविजुअल्स। ये आपका डेफिनेटली पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। सर पर्सन और इंडिविजुअल तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही तो हो गए? नहीं, अभी आगे पॉइंट्स आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, सो इंडिविजुअल्स पहला पार्ट जो पर्सन में इंक्लूड होता है, दीज आर द इंडिविजुअल्स आर लायबल टू पे टैक्स, अगर उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है नॉन टैक्सेबल इनकम की वो एक्सीड हो जाती है तो। नेक्स्ट पॉइंट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। ठीक है, आपने प्राइमरी स्टडीज में, नॉट प्राइमरी स्टडीज मतलब कॉमर्स की प्राइमरी स्टडी लाइक 11th-12th, इसमें आपने HUF के बारे में पढ़ा होगा। एक फैमिली कंबाइंड बिजनेस जो अपने एक पर्टिकुलर बिजनेस में एंगेज रहते हैं, HUF उनकी फॉर्म्ड होती है, तो उसको भी एक अलग प्रोविजन की तरह, एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट करा गया है। ठीक है, HUF में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो गए, लेकिन इनकम कंबाइंड बेसिस पर काउंट होती है और उसको कहा जाता है आपका क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इनकम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप फर्म। ओके, दैट्स इट। A and B आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ये टर्म्स हैं। तो
तो वहां पर ए और बी ऑब्वियसली दोनों अलग अलग क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, दोनों अलग अलग क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन उनकी इनकम अलग अलग लेवल पर एज एन इंडिविजुअल हम ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप में है तो उनकी पार्टनरशिप का एक नाम है, एक आइडेंटिटी है, तो उन पर जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा, जो भी नियम लगाए जाएंगे इनकम टैक्स के लिए, वो एज ए पार्टनरशिप फर्म लगाया जाएगा, एज एन पार्टनरशिप फर्म लगाया जाएगा कि भाई ए और बी दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों के फर्म का, अपनी पार्टनरशिप फर्म का एक नाम है, तो उस नाम को ट्रीट करा जाएगा। क्लियर सर? और मान लीजिए अलग अलग सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो फिर वो इंडिविजुअली हो गया, दैट इज ट्रीटेड एज व्हाट, इंडिविजुअल। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आपका कंपनी, एक अपर लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, तो कंपनी को भी एज एन इंडिविजुअल ही ट्रीट करा जाता है। ऑल दो कंपनी के लिए उसके डायरेक्टर जो हैं वो लायबल हैं, वो एक कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, चलाते डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी एज एन कंपनी ही उसको ट्रीट करा जाता है, उसका नाम अलग चलता है। नेक्स्ट पॉइंट ई, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं दिल्ली की बात करता हूं, तो एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, मुंबई जाएंगे तो बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा। तो एक तरह से जो दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, तो एक तरह से जो हमारे एरिया की म्युनिसिपल अथॉरिटीज होती हैं बहुत सारी, जो काम को संभालती हैं, दीज आर लोकल अथॉरिटी, एक पर्टिकुलर एरिया को संभालने के लिए, उसमें पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, उनका रख रखाव, वो सब ये काम करते हैं। तो लोकल अथॉरिटी को भी एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि जो इनकम है वो पूरी अथॉरिटी की होती है, जो एक्सपेंडिचर है वो पूरी अथॉरिटी के होते हैं, तो कंबाइंड बेसिस पर एज अ लोकल अथॉरिटी, एज अ पर्सन उसको ट्रीट करा जाएगा। नेक्स्ट इज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, दैट इज व्हाट आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी। सर अब ये क्या है? ये दोस्तों आपके स्कूल्स, ये दोस्तों आपके कॉलेजेस, ये दोस्तों आपके इंस्टीट्यूशंस लाइक आईसीएआई, ठीक है, आईसीएमएआई, ठीक है, आईसीएसआई एटसेट्रा, ठीक है, कॉलेज भी सारे इसी में आ गए, इवन मंदिर, मस्जिद, चर्च एटसेट्रा, मतलब जो भी एक तरह से एक आर्टिफिशियली वर्क कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जब आप अपने स्कूल की, कॉलेज की, इंस्टीट्यूशंस की फीस पे करते हो और उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करते हो, फॉर्म भरते हो, तो उस पर ऑब्वियसली हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम नहीं लिख रहे हैं जो एक तरह से जो उसके खाते में जाएगा। वो जो फीस है डेफिनेटली वो किसके अकाउंट में जाती है? स्कूल के अपने अकाउंट में जाती है, कॉलेज के अपने अकाउंट में जाती है। चलाने वाले उसके सेक्रेटरीज होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर बाउंडेड टू इन्फॉर्म अबाउट द इंस्टीट्यूशन, वो बाउंड है उस काम को करने के लिए। लेकिन जो एक तरह से स्टैंप है, जो सील है, वो किसकी काम करती है? वो काम करती है इंस्टीट्यूशन की, और उन्हें कहा जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वाराज है, चर्च है, इनमें हम ऑब्वियसली डोनेशन देते हैं, तो वो क्या है? वो उस पर्टिकुलर रिलीजियस ट्रस्ट की क्या है? इनकम है, तो उसमें उस पूरे मंदिर की, उस पूरी मस्जिद की इनकम को ट्रीट करा जाता है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट? आर्टिफिशियल जुडिशियल। बैंक्स हो गए, ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, ये क्या है? ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड बीओआई एंड एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये कंबाइंड इनकम हो गई। देखो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वर्ड मैंने कहां देखा है? ये वाला। अगर दो या दो से ज्यादा लोगों की इनकम कंबाइंड बेसिस पर शो होती है एक साथ, तो उसे कहा जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको बताऊं, लाइक मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स की अनसर्टेन डेथ हो गई, और जो प्रॉपर्टी है उनकी, वो उनका जो बिजनेस है, वर्क है, वो उनके को हायर्स के बीच में, जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उनको संभालना है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर हम बात करें, मान लीजिए मिस्टर एक्स के दो बच्चे थे, ए और बी, जो इनकम है किसकी? उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी की, उसको पे करने के लिए कौन बाउंडेड है? ए एंड बी। कौन बाउंडेड है? जो को हायर्स है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो इनकम है दो लोगों की, वो कंबाइंड बेसिस पर ट्रीट होगी। दैट इज व्हाट? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसे क्या कहा जाता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का नाम दिया जाता है।
क्लियर? जहां पर भाई इंडिविजुअल वर्ड हो गया ना, इंडिविजुअल अकेला तो ठीक है, वो एज एन इंडिविजुअल ट्रीट होगा, लेकिन दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल एक साथ इनकम ट्रीट करने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया को-हायर वाला केस, तो वो आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। क्लियर? और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक, जैसे यहां पे दो इंडिविजुअल जुड़े थे, पर्सन वर्ड हमने कहां पढ़ा? ये सारे पर्सन ही है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी एक्सेट्रा। तो मान लीजिए इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ, तो दो कौन जुड़ रहे हैं? पर्सन जुड़ रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक लोकल अथॉरिटी प्लस कोई पार्टनरशिप फर्म या प्लस कोई कंपनी, तीन भी जुड़ गए, तो कौन कौन जुड़ रहा है? पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये कौन है? पर्सन पर्सन पर्सन, तीनों मिल गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, सो इनकम टैक्स के बेसिस पर हमने भाई बोल तो दिया कि भाई टैक्स किसको पे करना है? टैक्स पे करना है पर्सन को। टैक्स के पे करना है किसको? पर्सन को। अगर हम बात करें डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है और उसमें इन सब तमाम लोगों को कवर किया गया है। भाई छोड़ेंगे किसी को नहीं, टैक्स सबसे लेना है, तो हर एक के लिए अलग अलग आइडेंटिटी जो है वो बनाई गई है और हर केस के लिए, हर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। उन पर्सन में कौन कौन कवर हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटर्स, ठीक है, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, आपका पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और अगर कॉम्बिनेशन हो तो या तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगा या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। क्लियर? सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, होप ये समझ आपको आया होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ने वाले हैं मेन कंटेंट पर। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन कवर करी किसकी? पर्सन की। नाउ अब दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है आइए समझते हैं जरा। व्हाट आर दे? द फर्स्ट वर्ड इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, ठीक है, और दूसरा है प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर। आने वाले समय में हम शॉर्टकट में इसको ए वाई उसको पी वाई कहा करेंगे। ठीक है, ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडशिप कर लीजिए दोस्तों, किससे? इस वर्ड से, असेस वर्ड से। किससे? असेस। असेस का मतलब जब भी आए आप वर्बली इसको यूज करना सीखें। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्शियल लैंग्वेज में असेस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। असेस का मतलब क्या? आप उसको टैक्सेबल दायरे के अंदर, एक पर्टिकुलर इनकम को टैक्स के दायरे के अंदर लाकर उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि उस पर इनकम कितनी, इनकम टैक्स कितना लगेगा नहीं लगेगा। इस पूरे प्रोसेस को असेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेसमेंट कहा जाता है। तो मैंने आपको अपनी जो फॉर्म्स हैं, अपनी जो इनकम है उसकी शीट दी और मैंने आपको बोला बताओ भाई कितना टैक्स लगेगा, तो आप देख रहे हो, अवलोकन कर रहे हो, बता रहे हो फिर कैलकुलेट करके। सो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर असेसिंग माई इनकम, दैट इज असेसमेंट। ओके, तो दो वर्ड हमारे पास है दोस्तों, एक असेसमेंट ईयर है और एक है प्रीवियस ईयर। इन दोनों का क्या लेना देना है? ये दोनों क्या इंडिकेट करना चाहते हैं टैक्सेबिलिटी के अंदर? आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी इनकम है या बिजनेस है, व्हाटएवर, मान लीजिए आप जॉब करते हैं और हमारा फाइनेंशियल ईयर, मैं फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज कर रहा हूं दोस्तों, अभी मैंने इन दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज नहीं करा है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च पर खत्म होता है। ओके, तो नया साल शुरू हुआ 1 अप्रैल से। मान लीजिए मैं इसको नाम दे रहा हूं, इट इज 2017-16, क्या माने, चलो 16 मान लेते हैं, 2016। क्लियर? आपने पूरे अप्रैल मंथ जॉब करी, मई जून जुलाई अगस्त काम किया, नवंबर दिसंबर अक्टूबर, पूरा साल बीत गया है। ठीक है, और अब ऑब्वियसली 31 मार्च आने वाला है। 31 मार्च आने वाला है। ये 31 मार्च ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। और ये आपका ईयर कौन सा है? 16-17। ये क्या है? 16-17। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आप काम कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, सैलरी से, जॉब करके, बिजनेस से, व्हाटएवर, आपने इनकम जनरेट करी अपनी। और आज है 31 मार्च, आज है 31 मार्च, शाम को ऑफिस से छुट्टी हुई 5 बजे, थक हार कर आप घर पहुंचे, ये लास्ट डेट है। अरे ये तो आखिरी दिन है इस फाइनेंशियल ईयर का, आज साल खत्म हो रहा है, अरे जल्दी भागो टैक्स जमा करने, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि भाई 31 मार्च आया और भागो ऑफिस और अपना टैक्स जमा करके आओ, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने आपको खुला छोड़ दिया, भाई 16-17 तुम्हारा, ठीक है, जी भर के कमाइए, जितना कमा सकते हो, अच्छी बात है, गवर्नमेंट को भी टैक्स ज्यादा मिलेगा, बिजनेस करिए, जॉब करिए, जो करना है करिए, पैसा कमाइए, लीगल एक्टिविटीज नॉट इलीगल, ठीक है, पैसा कमाइए। और हमने आपको पूरे 12 महीने का पीरियड दिया है, ठीक है, टैक्स इनकम जनरेट करने के लिए। ओके,
अब आपने इनकम जनरेट करी, 12 महीने का टाइम पूरा हुआ, अब 16-17 तो खत्म हो गया, 16-17 खत्म हो गया इस डेट पर, ठीक है। अब यहां पर आपने पूछा गवर्नमेंट से कि जी हमने इनकम कमा ली है, अब आपको टैक्स जमा कराना है, कब आए, लेकिन ये साल तो खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी 16-17 खत्म हुआ ना, आप 16, इसको मैं बोल देता हूं 31 मार्च 2018, ये अगला साल हो गया, फिर आपने 16-17 में जो इनकम जनरेट करी है, जो पैसा कमाया है, उस पर हमें टैक्स दे दीजिए, उस पर हमें टैक्स दे दीजिए। कब दे दीजिए? नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर के दौरान 2017-18 में आप टैक्स जमा करा दीजिएगा। ओके, ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट ने पूरा साल दिया कि भाई ऐसा है, कमाओ, जी भर के कमाओ, ठीक है। और जब साल खत्म हो जाए, आपका पूरा ये टाइम आपका कंप्लीट हो जाए, तो हिसाब किताब लगा लेना, कितनी इनकम बनी, कितना टैक्स बना, और उस टैक्स को जमा करा देना कब? अगले साल 17-18 में। क्लियर? समझ आ गया दोस्तों? तो दोस्तों सबसे, अब ये इन दोनों वर्ड पर हम आने वाले हैं, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इस साल कमाया, टैक्स उससे अगले साल जाएगा। क्लियर? अब आपने पूरी इनकम जनरेट किस ईयर में करी? आपने पूरी इनकम जनरेट करी 16-17 में। किस में करी? 16-17 में, हमारे एग्जांपल के हिसाब से। जिस ईयर में दोस्तों आप इनकम जनरेट करते हैं, उसे कहा जाता है पीवाई, प्रीवियस ईयर। उसे क्या कहा जाता है? प्रीवियस ईयर। इन शॉर्ट, अगर आप आपसे कोई कहे कि भाई मुझे फलाना ईयर की अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है, सो यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन हिज प्रीवियस ईयर इनकम। आप उसकी प्रीवियस ईयर इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। और दूसरी चीज, हिसाब किताब आपने कब लगाया? आपने इनकम जो है वो 16-17 की कंसिडर करी, लेकिन आपने हिसाब किताब कब लगाया? 17-18 में। तो ऑब्वियसली इसे कहा जाता है दोस्तों असेसमेंट ईयर। इसे क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर कहा जाता है। होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो होगी। सिंपल सा फंडा है, इस साल आपने इनकम कमाई, इनकम जनरेट करी, टैक्स उससे अगले साल पे होगा, ठीक है, 17-18 में। हालांकि पूरे साल भर जमा नहीं कराना टैक्स, इसमें डेट्स होती हैं, गवर्नमेंट फिक्स करती है। भाई जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस डेट तक जमा करा दो, जो कंपनी है वो इस डेट तक जमा करा दो, लाइक 31 जुलाई तक जमा करा दो, कुछ के लिए 30 सितंबर है, कुछ के लिए अक्टूबर है, अलग अलग डेडलाइंस है। उसके बाद भी जमा करा सकते हो, लेकिन फिर फाइन पेनल्टीज लगते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट, जिस साल आपने इनकम कमाई है उस साल टैक्स नहीं पे करना। टैक्स कब पे करना है? उससे नेक्स्ट ईयर में पे करना है। क्लियर? अच्छा सर, फिर ऐसे होता है क्या? एक साल इनकम कमाई, एक साल टैक्स पे करा, फिर उससे अगले साल इनकम कमाई, फिर उससे अगले साल टैक्स पे करा, ऐसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 16-17 में आपने इनकम जनरेट करी, 17-18 में आप टैक्स पे कर रहे हैं इस इनकम पर, लेकिन जो इससे पुराना साल था 15-16, ये भी एक प्रीवियस ईयर रहा होगा, ये भी एक प्रीवियस ईयर रहा होगा जिसमें इनकम जनरेट करी गई है, लेकिन इस ईयर की इनकम को असेस करा जाएगा, टैक्स पे करा जाएगा 16-17 में। तो फिर 16-17 क्या बन जाएगा? असेसमेंट ईयर। किस साल के लिए? 15-16 के लिए। तो कहने का मतलब हर साल अपने आप में, एवरी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च अपने आप में क्या है? वो अपने आप में एक असेसमेंट ईयर भी है और अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी है। वो प्रीवियस ईयर है क्योंकि इस साल इनकम जनरेट हो रही है और उस पर टैक्स लगेगा अगले साल, लेकिन उस साल के दौरान ही टैक्स पे हो रहा है किस पर? पिछले साल की इनकम पे। तो हर एक ईयर अपने आप में एक असेसमेंट ईयर भी होता है और अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी होता है। अगर हम टैक्स की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशंस तो दोस्तों इनकी काफी सिंपल है। अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करूं, असेसमेंट ईयर मींस अ पीरियड of 12 months starts from 1st April of every financial year। 1st April of every year लिख लीजिए, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, 12 महीने का पीरियड है और वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, दैट्स इट, ठीक है। एंड द सेम मीनिंग ऑब्वियसली अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन भी आपकी काफी इजी है। सेक्शन के बाद यहां पे करें हम, तो इट इज प्रीवियस ईयर मींस, प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर। ये भी फाइनेंशियल ईयर है, कब? प्रीसीडिंग, पहले वाला, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले वाला आपका जो ईयर होगा। क्लियर दोस्तों?
अब ये 12 महीने का हो गया, क्या ये भी 12 महीने का होगा? हाँ, यूजुअली प्रीवियस ईयर भी कितने महीने का होगा? 12 महीने का होगा, अगर उसने 1 अप्रैल से ही अपनी जॉब जो है वो शुरू करी हुई है। मान लीजिए साल के बीच में जॉब लगी, मान लीजिए जुलाई में लगी, तो जुलाई से फिर मार्च तक काउंट होगा। मान लीजिए दिसंबर में लगी, तो दिसंबर से मार्च काउंट होगा, तो वो चीज अलग है। दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। बस हाँ, मैक्सिमम 12 महीने का हो सकता है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है, ज्यादा का नहीं हो सकता। क्लियर? सो ये दोस्तों हमने चर्चा करी किसकी, कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब यहां पर आगे एक इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है। सर आपने समझा तो दिया कि भाई जो प्रीवियस ईयर है, जो असेसमेंट ईयर है, वो अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक। जो इनकम हमने इस साल कमाई है, जिसे हम प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं, उस पर टैक्स लगता है नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में, जो असेसमेंट ईयर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि भाई असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम है, जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम है। सर ये कंफ्यूजन कहां से आ गई? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मली अगर हम पूरे नियम की बात करें तो वो ठीक है आपकी बात, इस साल कमाया अगले साल टैक्स दो, अगले साल फिर कमाओ, उस अगले साल उसका टैक्स दो, ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए, कुछ सेंसिटिव इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, कई बारी जिस साल कमाया है उसी साल टैक्स लगा देना पड़ता है। मतलब प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोथ आर सेम। हमने भी क्या पढ़ा कि भाई असेसमेंट ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर से अगले वाला साल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं। दैट इज पी वाई एंड ए वाई आर सेम, कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम होते हैं। वो कौन कौन से केसेस हैं दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट, शिपिंग बिजनेस कंट्रोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस कंट्रोल्ड बाय नॉन रेजिडेंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? इजी है दोस्तों, देखिए, नॉन रेजिडेंट मतलब वो इंडिया का जो नागरिक है वो नहीं है। जो इंडिया का नागरिक है, नॉन रेजिडेंट, वो यहां का रहने वाला नहीं है, बाहर का रहने वाला है। नॉन रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, ये भी हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात है, जो उसका जहाज है जो यहां पे बिजनेस करने के लिए आया है, वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो अगर कोई भी नॉन इंडियन शिप, या आप कह सकते हो नॉन रेजिडेंशियल शिप या शिपिंग बिजनेस, इंडिया आया, कारोबार करा, अब वो जा रहा है अपने देश, ठीक है। उस सिचुएशन में भैया जो तूने पैसा कमाया है अपने बिजनेस से, इंडिया में अपनी एक्टिविटीज करके, उस पर इमीडिएटली आप टैक्स पे कर दीजिए। क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट ईयर आप आएंगे या नहीं आएंगे। अब जा तो रहे हैं टाटा बाय, ये बोल के भी जा रहे हैं हाँ जी हम अगली बार आएंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कौन आने आता है, ठीक है। गारंटी थोड़ी ना आएंगे, हमारे माल्या जी नहीं आ रहे। तो सिचुएशन यहां पर क्या है कि भाई ऐसा है, ये अपने देश चले जाएंगे, कहां हम इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे अगले साल। एक काम करो, इमीडिएट बेसिस पर अपना टैक्स देके जाओ, हमें भी माफ करो और तुम भी खुश रहो। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में अगर शिपिंग बिजनेस, अगर शिपिंग का जो बिजनेस है, जो शिप है, जो नॉन इंडियन शिप है, नॉन रेजिडेंशियल शिप है, यहां से जा रहा है काम करके, तो उसकी इनकम पर तुरंत का आपका टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है, अ पर्सन लिविंग इंडिया, लिविंग छोड़कर जा रहा है इंडिया ऑन परमानेंट बेसिस, ठीक है। एक इंडिविजुअल इंडिया को परमानेंट बेसिस पर, ठीक है, जो छोड़कर जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, मर्जी भाई आपकी, आप छोड़ के जा रहे हो इंडिया, ठीक है, अभी हम बाहर जॉब लग गई, हम प्रोफेशनल लेवल पे खूब कमाएंगे। अब आप जो है मान लीजिए अप्रैल 2017 में इंडिया से जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया से जा रहे हैं। अब ये डेट कौन सी है? 17-18, मतलब सॉरी ये ईयर कौन सा है? 17-18। ये साल कब खत्म होगा? आज से 11 महीने बाद, 31 मार्च को, ठीक, 18 को। और उसके बाद अगला ईयर आएगा टैक्स पे करने वाला। सरकार इतना थोड़ी ना वेट करेगी आपका। गवर्नमेंट कह रही जा रहे हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने रूल्स पूरे कर लिए, हाँ जी कर लिए। लेकिन ऐसा है भैया, अपने इनकम टैक्स के सारे जो नियम है वो सब पूरे करके जाइए,
पे करके जाइए, असेसमेंट दिखा के जाइए, क्योंकि अगले साल फिर वही बात है, हम कहां आपके पीछे घूमते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए भाई जा रहे हो, जाओ खुशी खुशी जाओ, तुम भी फ्री हो जाओ, हम भी फ्री हो जाएं, हमारा टैक्स दे दो, टाटा बाय बाय। ठीक है, सो इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन परमानेंट बेसिस पर इंडिया छोड़ के जा रहा है, जैसे यार नॉट यू ओनली, आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, आईपीएल देखते होंगे। ठीक है, अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इंडिया आते हैं, खेलते हैं, 2-3 महीने खेलते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। अब अगले साल आए आना है तो भाई ऑन द स्पॉट उनकी इनकम है, टैक्स कैलकुलेशन करके पूरा करके उनको फ्री करिए और अपना टैक्स जो है रखिए। तो वो चीज क्या है कि भाई वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं परमानेंट बेसिस पर क्या पता अगले साल ना आए, तो ऑब्वियसली बात परमानेंट बेसिस ही मान के चलेंगे उस सिचुएशन में, उनकी असेसमेंट उसी साल तुरंत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, बिजनेस क्रिएटेड फॉर particular events only, for example my friends joint venture। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर या कोई पर्टिकुलर इवेंट्स जो कराए जाते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर की बात कर लेते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, आप हो गए ए, मैं हो गया बी। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आया कि भाई ये बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, इसमें पैसे की कमाई हो जाएगी हमारी ठीक ठाक, तो हम दोनों ने मिलकर अपना काम पार्टनरशिप क्रिएट कर ली, मान लो छोटे से टाइम के लिए, हमने 6 महीने में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी, सौंप दिया और पैसा कमा लिया। अब हमारी पार्टनरशिप खत्म, हमारा जॉइंट वेंचर खत्म। ठीक है, हालांकि पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डेफिनेशन में अलग होता है, हमारा जॉइंट वेंचर खत्म। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या है, अगले साल का इंतजार नहीं करेगी, आपका ये जॉइंट वेंचर इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट हुआ था, हमने कहा हाँ। क्या आपने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, हाँ जी हाँ। आपकी इनकम पूरी हो गई, आपको इनकम रिसीव हो गई, मिल गई जी, तो टैक्स दो, आप घर बैठो, हम भी फ्री। तो सीधी सी बात है, अगर किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए अगर कोई भी बिजनेस क्रिएट होता है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर इमीडिएट बेसिस पर आप टैक्स लगा देंगे उसी साल पे, अगले साल का इंतजार नहीं होगा। भाई कुछ दिन पहले जस्टिन भैया क्या कहते हैं इंडिया आए थे, ठीक है, उसका इतना बड़ा इवेंट जो है, सस्ती सस्ती टिकट थी काफी वहां पे, ठीक है, मात्र 75,000 रुपए की टिकट थी, तो लोग वहां गए, तो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने क्या कहते हैं पैसा कमाया उससे। अब ऑब्वियस है वो इवेंट पूरा हो गया, सारी ऑब्लिगेशंस पूरी हो गई, तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें क्या होगा, इस सिचुएशन में उस इवेंट की इनकम पर तभी टैक्सेबल असेसमेंट उसकी तभी हो जाएगी, उस पर तभी टैक्स लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या दोनों ईयर आपके सेम है। एंड सिमिलरली डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कोई पार्टनरशिप डिसकंटिन्यूड हो गया, खत्म हो गया, क्लियर। भाई मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू हुआ था 14-15 में, ठीक है, तो 14-15 का ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर है। 14-15 की जो असेसमेंट है वो कब होगी, 15-16 में होगी, अगले साल होगी। ठीक है, बिजनेस चलता रहा, 15-16 आ गया, काम चलता रहा, ठीक है, इसकी असेसमेंट कब होगी, 16-17 में होगी। अगला साल आया 16-17, लेकिन इस साल जुलाई 2016 में ये बिजनेस बंद हो गया, अब आगे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसी साल निपटाओ भाई, अगले साल तक ले जाने की जरूरत नहीं है, 16-17 के अंदर ही इसकी सारी अकाउंटिंग, सारी असेसमेंट, सारी टैक्स लायबिलिटीज जो भी हैं उनको पे आउट करिए और फ्री हो जाइए। तो दोस्तों ये वो केसेस हमने सिंपल एक मीनिंग समझी कि भाई क्या नाम है आपका, जो भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर है, एक इनकम जनरेट आपने करी है, उसकी टैक्सेबिलिटी अगले साल होगी, जिसमें कमाया वो प्रीवियस ईयर, उससे अगला साल जब टैक्स दिया असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में दोनों सेम है, प्रीवियस ईयर भी असेसमेंट ईयर भी, मतलब इस साल इनकम कमाई, इसी साल टैक्स देखो। ये कौन कौन से, नॉन रेजिडेंशियल शिपिंग बिजनेस, कोई बाहर वाला कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई इंडिया छोड़कर जा रहा है परमानेंट बेसिस पर, भैया टैक्स लायबिलिटीज हमने सारा हिसाब किताब पूरा करके जाइए। बिजनेस क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर इवेंट्स ओनली, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर क्रिएट हुआ एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए, सिर्फ वो इवेंट पूरा हो गया, खत्म, टैक्स पे लायबिलिटी पे करिए और घर बैठिए। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इंतजार नहीं करेंगे अगले साल का, एक्टिविटीज खत्म हो चुकी है बिजनेस की, उसका हिसाब किताब इमीडिएट बेसिस पर फिनिश करिए। तो दोस्तों ये वो केसेस हुए जब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों सेम रहते हैं। होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। अब यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगली हेडिंग पर। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने बेसिक चीजें जो हैं हमें मालूम होनी चाहिए वो हमने करी हैं, कुछ धीरे धीरे और उसमें पॉइंट जो हैं वो कवर करेंगे आने वाले कंटेंट में। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी मेन वर्ड एंड अ वेरी सिंपल वर्ड, एंड दैट इज व्हाट,
and that is what assessee. That is what assessee. ASSESSEE. ठीक है, सेक्शन की बात करें तो सब सेक्शन 2, सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, और सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होती हैं जितने भी एक्ट्स वगैरह बनते हैं. ओके, सो हु इज असेसी? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग इज, डेफिनेशन तो लंबी चौड़ी है, वो तो बाद में बात कर लेंगे, पर असेसी होता कौन है? सिंपल, असेसमेंट वर्ड मैंने आपको बताया, असेसमेंट वर्ड से हमें फ्रेंडशिप करनी अच्छे तरीके से, इस वर्ड का यूज करना है. सो असेसमेंट ईयर का मतलब जिस ईयर में हम इनकम का हिसाब किताब लगाकर टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज असेसमेंट ईयर. क्या कर रहे हैं आप? सर हम असेसमेंट कर रहे हैं, हम इनकम को असेस कर रहे हैं. ओके ठीक है, किसकी इनकम को? असेसी की इनकम को. किसकी इनकम को? असेसी की इनकम को. सीधी सी बात है, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, जो अकाउंट्स को चेक कर रहे हो, जो पूरा आपका स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे हो, टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, टैक्स बचा रहे हो, व्हाटएवर, किसके लिए? एक पर्टिकुलर पर्सन होगा ना जिसने आपको जिम्मेदारी दी है, वो इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी, व्हाटएवर, ठीक है, उसने आपको जिम्मेदारी दी है कि भाई मेरी जो टैक्सेबिलिटी है वो फाइंड करके बताइए और जो जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करिए. तो किसकी? असेसी. वो कौन है? वो असेसी है. जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो भी सॉरी नॉट इंडिविजुअल ओनली, जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन लायबल है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन लायबल है टैक्स पे करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, या फिर कोई सम, कोई भी अमाउंट जो उसको पे करना है इनकम टैक्स के तहत, ठीक है, गवर्नमेंट को, सीबीडीटी को, ऑब्वियसली उसे क्या कहा जाता है? असेसी कहा जाता है. जिसके लिए आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे उसे असेसी कहा जाता है. ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे सिंपल वर्ड हमारा है. नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, राम श्याम घनश्याम जो भी होगा, तो वो सब कौन होंगे? वो असेसी होंगे, जिनके लिए आप इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे. क्लियर? तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेता हूं. असेसी मीन्स a person by whom any tax or any sum of money is payable under the act. ठीक है, It includes, ठीक है, मतलब नॉर्मल जिसके लिए टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो है ही, ठीक है. इसके अलावा असेसी में कौन कौन कवर होते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लाइक जैसे मैंने बोला ना भाई स्कूल्स हैं, ठीक है, अब स्कूल्स का, अब भाई स्कूल को टैक्स पे करना है, टैक्स पे नहीं करा तो स्कूल को पकड़ लोगे? नहीं. आप किसको पकड़ोगे? उनके जो चेयरमैन हैं, उनके जो ट्रस्टीज हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, इन शॉर्ट जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. जैसे होता है कि नॉर्मली पूरा का पूरा बिजनेस जो है एक नाम पे चल रहा है, किसी मंदिर के नाम पे, नहीं मंदिर का नाम बिजनेस तो नहीं बोल सकते, लाइक बैंक्स हैं, लाइक आपका क्या कहते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उनको इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को प्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है. वो चेयरमैन हो सकता है, वो उनका सीईओ हो सकता है, वो उनका प्रिंसिपल हो सकता है, व्हाटएवर. द कॉलेज में डीन्स होते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्संस. हु आर दे आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. क्लियर? ठीक उसी तरीके से डीम्ड का मतलब मानना ही पड़ेगा, यही है, इसी को पकड़ो भाई. जैसे नॉर्मली मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स एक एनआरआई हैं, वो बाहर रहते हैं लेकिन उनका एक कारोबार इंडिया में भी चलता है. अब वो इंडिया बहुत कम आते हैं, यहां पर उन्होंने अपॉइंट करा हुआ है ए को उस बिजनेस को संभालने के लिए कि भाई आप जिम्मेदार हैं यहां पे इस काम को संभालने के लिए. अब ऑब्वियसली वो बिजनेस किसका है? वो एक्स का है, तो एक्चुअल एसएससी कौन हुए? एक्स हुए, लेकिन यहां पर एज एन एजेंट कौन काम कर रहा है? ए. सो ए इज डीम्ड एसएससी ऑफ किसका? एक्स, कि भाई यहां पर जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी. तो ये कौन है? डीम्ड एसएससी है. ठीक इसी तरह से असेसी इन डिफॉल्ट. सर ये असेसी इन डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों मैंने भी नहीं समझाऊंगा आपको, अभी आगे चलकर फर्दर क्लासेस में
हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट टीडीएस, दैट इज व्हाट टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, जब ये चीज आपको समझ आएगी, जब टीडीएस हम क्लियर कर लेंगे, तब मैं आपको इस पॉइंट का मतलब बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो वो सिर के ऊपर से जाएगा, सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी टीडीएस की जानकारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा हम क्लास जब टीडीएस की पूरा करेंगे तभी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्लियर दोस्तों? तो ये है असेसी जिसके लिए हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। वो खुद मेन इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर इट इंक्लूड्स कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी, डीम्ड असेसी लाइक एजेंट और असेसी इन डिफॉल्ट। तो यहां पे हमने असेसी की डेफिनेशन दोस्तों क्लियर करी। तो आज की क्लास में हमने काफी मेन पॉइंट्स इनकम टैक्स के बारे में पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स होता क्या है? तो कंपलसरी पेमेंट गवर्नमेंट को की जाती है इनकम के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, वो इनकम टैक्स है दोस्तों। उसकी कंबाइंड स्टडी करी जाती है 5 चीजों को मद्देनजर रखते हुए। इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल है, हमारा एनुअल बजट जो पेश होता है वो, सर्कुलर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंप्लीमेंट करती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड ठीक उसी तरीके से जो जुडिशियल डिसीजंस आते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आगे हमारे टैक्स कौन पे करता है? टैक्स पे करता है पर्सन। आप, मैं, पर्सन नहीं है, पर्सन बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसमें कौन आ गए? उसमें इंडिविजुअल आ गए, उसमें एचयूएफ आ गए, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे पॉइंट्स हमने पर्सन के अंदर कवर करे। फिर हमारे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बेसिक नॉलेज, जिस साल आपने इनकम जनरेट करी है दैट इज प्रीवियस ईयर, लेकिन जिस साल इनकम कमाई है उस साल टैक्सेबिलिटी जारी नहीं होती। वो कब होगी? उसके नेक्स्ट ईयर, दैट इज व्हाट असेसमेंट ईयर। उसकी फिर उसके नेक्स्ट ईयर। तो हर ईयर अपने आप में क्या है? असेसमेंट ईयर भी है, हर ईयर अपने आप में क्या है? प्रीवियस ईयर भी है। हाँ, कुछ केसेस हमने पढ़े जिसमें दोनों आपके सेम रहते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, शिपिंग बिजनेस, नॉन रेजिडेंट का, कोई पर्सन परमानेंट बेसिस पर इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो वो सारे एग्जांपल हमने डिस्कस करे। इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, डिसकंटिन्यूअस बिजनेस की बात करी। एंड द लास्ट वर्ड बट नॉट द लीस्ट, असेसी। ये कौन है जिसके लिए सारा झमेला है? झमेला तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली काम है भाई, इनकम टैक्स देना ही है। तो असेसी जिसके लिए हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों आज की क्लास में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लास में, वी आर स्टार्टिंग विद द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल, हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि पर्सन टैक्स देता है अपनी टोटल इनकम पे, अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो स्लैब रेट। तो वो स्लैब रेट्स क्या है? वो टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, हमें किन किन प्रोविजंस का, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो तमाम चीजें हम अगली क्लास में दोस्तों शुरू करेंगे। होप आप लोगों को वाली क्लास समझ आई होगी। कोई क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, डेफिनेटली आप भेज सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।